नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम धामी, कहा रुकनी चाहिए गड़बड़ी, अंतिम व्यक्ति के पकड़े जाने तक जारी रहेगी जांच। विधानसभा में भर्तियों का मामला, जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट, 1-2 दिन में बड़ा खुलासा कर सकती है स्पीकर। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से खेल का महाकुंभ का आयोजन, 4 स्तर पर होगी प्रतियोगिताएं, खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, नवरात्र में घोषित होगी भाजपा की प्रदेश टीम, गांव केंद्रित होगा संगठन। उत्तराखंड में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार ने जारी की एसओपी, पशुपालकों को दी सलाह। उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले आफत बनकर बरस रहे बादल, गंगोत्री हाईवे पर फंसे 3000 यात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। बीजेपी में शामिल होने वालों की बढ़ने लगी संख्या, चमोली जनपद के कांग्रेसी आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चमोली जिले के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। 11 बजे का समय बताया गया। बीजेपी में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। चमोली जनपद के कांग्रेसी आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सदस्यता दिलवाएंगे। 11 बजे का समय रखा गया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर आ रही है, अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आए युवक की मौत हो गई है। आगरा आए जालौन के युवक की मौत। बारिश में लगा करंट, भर्ती से निकल वापस जा रहा था मृतक। बाहर निकल बैठा रहा था बस में, हाई टेंशन से टच हो गया। बस में बैठते वक्त ये घटना हुई है। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आए युवक की मौत का मामला सामने आया है। जालौन का ये युवक बताया जा रहा है जो आगरा पहुंचा था भर्ती के लिए। बारिश की वजह से करंट की बात सामने आ रही है। हाई टेंशन लाइन से टच होना मौत का कारण बताया जा रहा है। भर्ती से निकलकर वापस जा रहा था और इसी दौरान हाई टेंशन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। जालौन का रहने वाला बताया जा रहा है। अग्निवीर भर्ती के लिए आगरा पहुंचा था। भर्ती से निकलकर वापस आते वक्त ये घटना हुई है। वापस लौटते वक्त युवक की मौत हो गई है। हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत हुई है। लक्सर की बात करेंगे। लक्सर देहात में तीसरे दिन भी लगातार बारिश जारी है। लगातार बारिश से आवाजाही बाधित है। तो लक्सर देहात में तीसरे दिन भी लगातार बारिश जारी और आवाजाही जो है वो बाधित है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तमाम सारे इलाके जो हैं वहां पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पानी पहुंच गया है। पैदल
निकलना और गाड़ियों से निकलना दोनों ही जो है वो मुश्किल हो रहा है। सड़कों में पानी भरा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। लक्सर देहात का ये मामला आपको बता रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। तमाम सारे जो इलाके हैं वो जलमग्न हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जांच रिपोर्ट सौंपी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंपी रिपोर्ट। कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौट कर आई है विशेषज्ञ टीम। 20 दिनों में जांच पूरी कर तैयार की गई है रिपोर्ट। रिपोर्ट को लेकर उत्तराखंड की सियासत में हलचल बढ़ गई है। विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जांच रिपोर्ट सौंपी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी गई है। कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौटकर आई है विशेषज्ञ समिति। विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जांच रिपोर्ट सौंपी है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को। बीस दिनों में जांच पूरी कर तैयार की गई है ये रिपोर्ट। काफी अहम मानी जा रही है ये रिपोर्ट। जो भर्तियां हुई थी हाल फिलहाल में, उसको लेकर ये समिति का गठन किया गया था जांच करने के लिए। विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसे सौंप दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को। कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौटकर आई है विशेषज्ञ समिति। 20 दिनों में जांच पूरी करके रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जांच रिपोर्ट सौंपी है। देहरादून से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंपी गई रिपोर्ट। काफी अहम मानी जा रही रिपोर्ट। बीस दिनों का वक्त लगा है इस रिपोर्ट को तैयार करने में। और अगली खबर पौड़ी से है। लक्ष्मण झूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वन अंतरा रिसोर्ट में काम करने वाली अंकिता की मौत का ये मामला है। 18 सितंबर को रिसोर्ट से गुम होने की दर्ज करवाई गई थी रिपोर्ट। अंकिता भंडारी मामले में हिरासत में लिया गया था। भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है। रिसोर्ट के मालिक मैनेजर अंकित सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए। सूत्रों से खबर बता रहे हैं आपको। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा कर सकती है। लक्ष्मण झूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पौड़ी से खबर।
वन अंतरा रिसोर्ट में काम करने वाली अंकिता की मौत के मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 सितंबर को रिसोर्ट से गुम होने की दर्ज करवाई गई थी रिपोर्ट। अंकिता भंडारी मामले में हिरासत में लिया गया था भाजपा नेता। भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है। रिसोर्ट के मालिक, मैनेजर और अंकित समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं, जो जानकारी मिल रही है। पुलिस जल्द कर सकती है इस पूरे मामले का खुलासा। कालाढूंगी कोटा बाग के सियात में एक रिसोर्ट स्वामी द्वारा भूमि कब्जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र पंचायत संगठन के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह सामंत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने अब मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की है। आक्रोशित जनप्रतिनिधियों का कहना था कि कोटाबाग में कुछ रिसोर्ट स्वामियों द्वारा भूमि कब्जाने के मामले सामने आ रहे हैं। शीघ्र ही कार्रवाई नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज देखने पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम पहुंचकर इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स मैच का आनंद लिया। इससे पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और देवभूमि में सभी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज के दौर में रोड सेफ्टी से संबंधित नियमों का पालन करना हम सबका दायित्व है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हरिद्वार में भाजपा ने विकास के मामले में सड़कों, पुलों व अस्पतालों का निर्माण कराया है। यही वजह है कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। अन्य दलों के कार्यकर्ता भाजपा में लगातार शामिल हो रहे हैं। लंढोरा नगर पंचायत सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ रुपया विकास के लिए दिया है, जो कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों आदि पर खर्च किया जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि उसको समर्थन बीएसपी और कांग्रेस जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। मन में ये लगता है कि जो ये खराब राजनीति करने वाले लोग थे, ये कानाफूसी करने वाले जो राजनीति नहीं हुआ, लगभग अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंच गया है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि इस जिले के सब लोगों ने ये मन बना दिया कि वो हर हालत में इस समय हरिद्वार में जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो जिला पंचायत में वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। और इसलिए भी मन बनाया लोगों ने कि हरिद्वार के विकास को देखा है। हरिद्वार यदि 2000 से पहले देखा जाए तो क्या था। 2000 में हमने हरिद्वार को उत्तराखंड में जोड़ा और काफ़ी कसरत करने के बाद जोड़ा। काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया। मियांवाला चौक देहरादून में बैडमिंटन स्टार प्रखर चमोली का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रखर चमोली ने एशिया चैंपियनशिप के तहत थाईलैंड में बैडमिंटन में 2 रजत पदक जीते थे। देहरादून अपने घर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और युवा बैडमिंटन स्टार के स्वागत के लिए जुटे थे।
खबर कालाढूंगी से है, जहां विधायक बंशीधर भगत द्वारा कालाढूंगी तहसील में असहाय लोगों की सहायता हेतु चेक वितरण किए गए। वहीं विधायक बंशीधर भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा चेक वितरण किए जाते हैं। विधायक भगत ने बताया, कालाढूंगी में 3 जरूरतमंद लोगों को चेक वितरित किए गए हैं। इनमें 2 लोगों को 50-50 हजार व एक जरूरतमंद को 20,000 का चेक दिया गया। चेक वितरण के दौरान कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली व तहसीलदार प्रियंका रानी भी मौजूद रहीं। जाते हैं, उनको सहयोग होता है। तो आज कालाढूंगी में 3 लोगों को, 2 लोगों को 50-50 हज़ार का और एक को 20,000 का चेक किया है। इतनी यहाँ से अभी डिमांड थी, उन लोगों का ये आ गया है। आगे जो भी ऐसे असहाय लोग होंगे, उनको कोई तकलीफ हो, उनके लिए सहायता करने के लिए उनकी जो कोर्स होता है उसमें से हम दिलवाते हैं। 3 लोगों को दिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। घटना या मुद्दा, तह तक जाने का मादा, धरातल का सच। रिपोर्टर लाइव सुबह 7:30 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड से है, जहां हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय शिक्षकों कर्मचारियों की ग्राम पंचायत चुनाव ड्यूटी लगाए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है, इससे जो भी क्षति विश्वविद्यालय और कर्मचारियों की हुई है, उसकी भरपाई निर्वाचन कार्यालय को करने का निर्देश जारी किया जाए। आपको बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर दीनदयाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक वित्त पोषित संस्थान है और ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार वित्त पोषित संस्थाओं के कर्मचारियों को ग्राम पंचायत चुनावों में ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। ग्राम पंचायत जो एक्ट है उसके अनुसार जो संस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट से पोषित हैं, उनकी ड्यूटी ग्राम पंचायत इलेक्शन में नहीं लग सकती। यह एक पत्र इस प्रकार से दिया गया था कि ड्यूटी हटा दी जाए, किंतु प्रशासन से कई बार निवेदन करने के बाद भी ड्यूटी नहीं हटी और अंत में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय माननीय उच्च न्यायालय की शरण में न्याय के लिए गया। और इससे पूर्व भी 2016 में जब ग्राम पंचायत इलेक्शन हुए थे, उसमें भी विश्वविद्यालय ने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दी थी, जिसमें कोर्ट ने विश्वविद्यालय को रिलीफ दिया और यह आदेश भी दिए थे कि इस प्रकार शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी आप नहीं लगा सकते। खंड हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी आवासीय कॉलोनी में बार रेस्टोरेंट खोले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लजीज बार एवं रेस्टोरेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, हल्द्वानी निवासी सुरेश चंद्र गोयल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर में नियमों की अनदेखी कर और गलत तथ्य पेश कर रिहायशी क्षेत्र में बार खोल दिया गया है, जिससे क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिस रिपोर्ट में निरीक्षक ने ये बताया था कि ये बार जो है ये रेजिडेंशियल कॉलोनी में चल रहा है, रूल्स के और रेगुलेशंस के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उसी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी हमारे जो धीरज गर्ब्याल हैं, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी और जिला आबकारी अधिकारी ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी। सब लोगों ने कि ये बार
रेजिडेंशियल कॉलोनी में चल रहा है और रूल्स के अगेंस्ट चल रहा है। उसके बाद जो है ये इन्होंने इस रिपोर्ट को कमिश्नर एक्साइज देहरादून को भेजा था। 2022 में इसको लाइसेंस को फिर से रिन्यू कर दिया। 1 अप्रैल 2022 को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया। इन सब चीज़ों को कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और कोर्ट ने आज में आदेश पारित किया है कि ये बार का लाइसेंस फर्दर रिन्यू न किया जाए। रुड़की क्षेत्र के मोहम्मदपुर, पांडा, इब्राहिमपुर व सुलानी पार्क पर देर शाम 3 मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद फिर एक बार ढंडेरी ग्राम में एक ग्रामीण के घर में मगरमच्छ मिला, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हालांकि टीम ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू कर लिया है। सूचना मिलते ही तुरंत वन विभाग की टीम गांव पहुंची। इसके बाद वन कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। वहीं दूसरी ओर मोहम्मदपुर पांडा ग्राम से भी तालाब में एक मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया गया और सोनाली पार्क गंगनहर से भी एक मगरमच्छ को देखा गया था। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हो सकती है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें अगर बात करें तो ये जो बारिश की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एकाधुका स्थानों में, खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में जो है आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आ रही है, सपा विधायकों और आरएलडी विधायकों की बैठक। अखिलेश यादव विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। पैदल मार्च के बाद सपा कार्यालय में बैठक जारी। बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अखिलेश यादव के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने पहुंचा था और उसके बाद आरएलडी और सपा के विधायकों की बैठक हो रही है। वहां भी अखिलेश यादव मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ये बैठक हो रही है। काफी अहम बताई जा रही है ये बैठक। आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। बैठक में सपा और आरएलडी के विधायकों की ये बैठक है। बैठक का नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठक चल रही है। इसके पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अखिलेश यादव के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने पहुंचा था और तमाम सारी शिकायतें जो हैं उनको लेकर पहुंचा था। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो मुकदमे हो रहे हैं उसकी शिकायत राज्यपाल से की गई। पैदल मार्च के बाद ये बैठक शुरू हुई है समाजवादी पार्टी की कार्यालय में। सपा और आरएलडी के विधायकों की बैठक।
पैदल मार्च के बाद ये बैठक शुरू हुई है जो अभी भी जारी है। सपा और आरएलडी के विधायकों की ये बैठक है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। और इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जुड़ गए हैं। शबी जी, काफी अहम बैठक माने से, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आगे क्या रणनीति होने वाली है? क्या प्लान तैयार किया जा रहा है इस बैठक में? क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल शैलेंद्र, आपका सवाल सीधे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर शाहिद मंजूर और इकबाल महमूद दोनों हमारे साथ हैं। टीवी स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा होगा। शाहिद मंजूर इस वक्त हमारे साथ उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी को इस वक्त छावनी बना दिया जा रहा है। पीएसी के जवान यहाँ कदम कर रहे हैं और जो गेट अभी तक खुला था समाजवादी पार्टी का, वो बंद हो गया है। कुल मिलाकर शाहिद मंजूर से यही सवाल है कि सर, आज आप पैदल मार्च किस लिए निकाले? प्रदेश में समस्याएं हैं, पूरे देश में है, प्रदेश में खास तौर से उन्हीं समस्याओं को लेकर विपक्ष जो है पहले दिन से हाउस में अपनी बात रखनी चाहता था। उसी क्रम में हम लोग पहले दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विधानसभा तक पैदल मार्च करके जाना चाहते थे। समस्याएं थी महंगाई की, समस्या थी डीजल की, खाद की, पानी की, छात्रों की, समस्या थी सड़कों की, सूखे की, बारिश की, बाढ़ की और पुलिस के अत्याचार की, महिलाओं पर अत्याचार की। इन सब समस्याओं को लेकर हम पैदल यहाँ से जाना चाहते हैं। सरकार ने तय किया कि जो भी समस्याओं के बारे में बोलेगा, बोलने की कोशिश करेगा, सरकार उनको बोलने नहीं देगी और बैरिकेड लगा कर उनसे हम लोगों को। आज सदन का आखिरी दिन था। बीच में जितने दिन भी सदन चला है, वो सदन की कार्रवाई अगर जनता देख ले, जनता समझ ले, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपोजिशन ने उनकी समस्याओं को उठाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार का रवैया ऐसा रहा है कि किसी भी समस्या को गंभीरता से लिया नहीं और सारे वही उन्हीं अधिकारियों के जवाब जिन पर आरोप थे, जिनकी शिकायतें थी, जिनके बारे में उनकी अक्रमणीयता के बारे में कहा जा रहा था। सरकार जिन बातों को कहती है उनको गिनाया जा रहा था, जो बातें हैं उनको बताया जा रहा था। तो सरकार ने सुनने की बजाय उनको उन्हीं अधिकारी पूरे सदन में देने का कोशिश। ऐसे सदन में जहां पर जनता की समस्याओं पर विचार न किया जाए, ऐसा सदन जहां पर डेमोक्रेसी की हत्या की जाए, ऐसा सदन जहां पर अपोजिशन को जीरो करने की कोशिश की जाए, ऐसा सदन जहां शबी भाई, जैसा कि सदन का सत्र का आज आखिरी दिन है, अब जो विरोध प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का, वो क्या सिर्फ अब लखनऊ के बाद में नजर आएगा या फिर प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आएगी आने वाले दिनों में कई सारे मुद्दों को लेकर? कोशिश कर रहे हैं कि समस्याओं पर चुनाव न होकर हिंदू पर, मुसलमान पर, NIS पर, SIS पर, जो भी इनकी हिंदू मुस्लिम पर, ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन को उधर को मोड़ दिया जाए। ऐसे सरकार के प्रति जो जनता के प्रति संवेदनहीन हो, जो संवेदना को समझती ना हो, ऐसी सरकार के विरुद्ध आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पैदल मार्च करके हाउस और पार्टी कार्यालय में आने की कोशिश। यहाँ तक सवाल है। जी शैलेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे थे? शबी भाई, सवाल ये, सदन तो अब सत्र आखिरी दिन था, वो भी सदन से वॉकआउट कर लिया गया है। अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, ये प्रदर्शन अब लखनऊ तक सीमित रखेंगे या फिर अलग अलग जिलों में प्रदर्शन नजर आएगा तमाम सारे मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, देखिए स्टूडियो से चैलेंज ये जानना चाहते हैं मंत्री जी के अब क्या होगा, क्या ये प्रदर्शन यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा या जिलों में ये प्रदर्शन आगे किया जाएगा? हमारी पार्टी का अभी 28-29 को प्रादेशिक और राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसी में आगे की दिशा जो है हमारा नेतृत्व तय करेगा और उसी में तय करने के आधार पर आगे की दिशा बनाएगा। बिल्कुल, 28 और 29 तारीख को पता चलेगा। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर इकबाल महमूद भी हैं हमारे साथ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका क्या नजरिया है आज के प्रदर्शन को लेकर। प्रदर्शन तो जरूरी था। समाजवादी पार्टी
ने जो भी काम किया है जो है वो पब्लिक की समस्याओं को लेकर सड़क को करने का काम किया है हमेशा। माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी को ने संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष करते करते 3-4 बार हमने सरकारें आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष को जनता हमारी जो है मान रही है। जनता की समस्या को कुछ सुनने वाला नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बेस पर वोट देते देते भी आदमी थक गया है। अब तो विकास चाहता है, तो चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, उनके खेत को पानी मिल जाए, उनके खेत के समय से बीज खाद मिल जाए। ये समस्याएं चल रही हैं, ये जबरदस्त समस्याएं हैं जिस पर सरकार कोई गौर नहीं। बिल्कुल। क्या ऐसा लगता है सर आपको, जो आपने पैदल मार्च किया वहां से यहाँ तक, इन्हीं बातों को आप सदन में उठाना चाहिए था, सरकार से सवाल पूछने देता? सरकार जवाब देने के लिए तैयारी नहीं है। अभी तो हम नहीं निकले हैं सड़क पर, जनता देख के हम चाहते हैं सुने कि हमारी आवाज सुन, तो उनकी आवाज जो हम उठाना चाहते हैं उठाने नहीं देते हैं ये लोग। हम जबरदस्ती अब निकले हैं। आज पहले तो हमारे पाबंदी लगा दी गई थी, आज हम वहां से निकले हैं, पैदल निकले हैं और जनता को बताया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करने तक जहाँ तक हम पहुंचेंगे हम संघर्ष करेंगे और आपको आपके बच्चों को अच्छी जगह पर पहुंचाने। बिल्कुल। देखिए शैलेंद्र, समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो संघर्ष जारी रखेगी, आगे भी जो है वो संघर्ष जारी रहेगा। और जहां तक आज के मुद्दे की बात है तो आज 2 अहम मुद्दे शैलेंद्र, एक जो प्रयागराज में छात्र धरने पर बैठे हैं जो बड़ी फीस है उसको लेकर, और दूसरा मुद्दा जो है वो आजम खां पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर था, जो ज्ञापन दिया गया था। बिल्कुल, डेलीगेशन भी मिला है राज्यपाल से और अब 28-29 को प्रांतीय सम्मेलन की बात सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी उसके बाद क्या कुछ नजर आता है, प्रदर्शन कितना और ज्यादा आक्रामक करेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि अब तक कहा जाता था अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेजेंस अपनी दिखाई है। आने वाले दिनों में ये प्रेजेंस कितनी देखने को मिलेगी, देखने वाली बातों की। फिलहाल शब्बी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सारी जानकारियां जो हैं हम तक पहुंचाई और जो इस वक्त लखनऊ में चल रहा है वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।